हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हम बात करेंगे सियासत के खेल की। कहते हैं खेल में मज़ा तभी आता है जब हरीफ तगड़ा हो, तो सियासी मैदान में दोनों टीम्स मैदान में आ चुकी हैं, दावा कर रही हैं कि हम बड़े तगड़े हैं। कैसा खेल होने जा रहे हैं अपने एनालिस्ट से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खिराज तहसीन पेश करेंगे अपने उन जवानों को जिन्होंने आज जाफिशानी और बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों का, शरपसंदों दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि 6 से 7 अफराद हैं जो कि ज़ख्मी भी हैं, जबकि जो फोर्सेस की कार्रवाई है इसमें 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला खुदकुश तर्ज का लगता है, जिसमें मुल्जिमान ने जिंदा वापसी मिशन में शामिल नहीं रखी थी। मुल्जिमान के पास तवील दौरानिये तक लड़ने का सामान था, ये भी उन्होंने बताया। जबकि DG रेंजर्स ने ये कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। ये लगता है इस इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें इदराक है कि मुल्क दुश्मन एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि बचे कुचे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, मगर हम वाकिफ़ हैं कि कौन क्या कर रहा है और उनके खिलाफ काम शुरू कर चुके हैं, उन्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। DG रेंजर्स सिंध के बयान के बाद पाकिस्तान को इस वाक़े को आलमी सतह पर किस तरह से उठाना चाहिए, इस पर अपना बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा ये है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जिस तरह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि भारत से ताने बाने मिल रहे हैं, तो इसके खिलाफ कैसे उठाना चाहिए आलमी सतह पर। ओपन ऑप्शन है सबके पास। हसन निसार साहब पैनल पर ज्वाइन करें, हमें बाबर सत्तार साहब ज्वाइन करें, मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन करें, महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा और मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या लगता है आपको, और आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, आज कुछ है क्या? देखिए, कोई 1 हफ्ते पहले एक इंटेलिजेंस अलर्ट जारी हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर दोबारा एक हमला होने जा रहा है और बहुत ही स्पेसिफ़िक किस्म की इंफॉर्मेशन थी। और उसके बाद ज़ाहिर है चाइनीज़ कॉन्सुलेट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इन्हेंस कर दी गई थी। उसके बाद उस 1 हफ्ते के दौरान जो है कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसमें रेंजर्स पे अटैक के वाक़या था, एक 2 और वाक़यात हुए थे। वो बज़ाहिर लग रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए थे। और ये जो अटैक हुआ, ये ज़ाहिर है ये उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग दहशतगर्द, जिस ग्रुप ने पिछली मरतबा चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे अटैक किया था। उससे काफ़ी जो है वो लिंक मिलते हुए हैं, ग्रुप्स के भी लिंक मिलते हुए हैं। तो ये जो अटैक था ये ओरिजिनली चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे दोबारा अटैक होना था और इस मरतबा ज़ाहिर है पिछला अटैक भी नाकाम हो गया था जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे किया था, तो उन्होंने दोबारा वो किया था। इस अटैक में जो लगता ये है कि जो रैकी थी वो प्रॉपर नहीं थी, इसी वजह से जो पहला दहशतगर्द अंदर दाखिल हुआ वो लेफ़्ट साइड पे जाने के बजाय राइट साइड पे चला गया। अगर वो लेफ़्ट साइड पे जाता तो वो सीधा सीधा हॉल के अंदर जाता जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो ज़ाहिर है सूरत हाल बहुत ख़राब थी। जो चीज़ें ये कैरी कर रहे थे उससे अंदाज़ा ये होता है कि ये अंदर जाके लोगों को हॉस्टेज बनाना चाहते थे और लंबा प्लान था। तो जो स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन चाइनीज़ कॉन्सुलेट की अलर्ट के बाद आई थी उसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कुछ दूसरे इदारे थे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां अटैक का इम्कान मौजूद था। ये जो सिंध रैपिड फोर्स है, इनके जो लोगों ने कार्रवाई की, देखिए ये कोई मैसिव इन्होंने मास जो है वो बुलेट्स फायर नहीं किए, सिंगल बुलेट से मारा है दहशतगर्दों को और बड़ा प्रोफेशनली जो चीज़ें वो की थी। और ये बात और यही बात, और जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ वो तकरीबन 60 साल का वो था और उसने कुछ अरसे पहले यहाँ अपनी ड्यूटी लगवाई थी कि मैं चूँकि ज़ाहिर है 60 इयर्स ओल्ड था तो वो चाहता था कि यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स वो कर दे। अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हुआ। लेकिन जो रैपिड फोर्स वालों ने किया है, तो एक मरतबा फिर इस चीज़ की निशानदेही और इस चीज़ के पर जोर देने की ज़रूरत है कि जब तक आप अपनी, देखिए जो फ्रंट लाइन फोर्स है आपकी वो पुलिस होती है, ख़ास तौर पे शहरों के अंदर। पुलिस को, हाईली ट्रेंड पुलिस को जो है वो करना चाहिए, वेल इक्विप्ड करना चाहिए, उनको फाइनेंशियली बहुत वो करना चाहिए। जो यहाँ एक डेंजरस पॉइंट है वो ये है कि ये एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के रास्ते आए हैं जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं। हमारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हमेशा से बहुत वल्नरेबल रहे हैं
और कराची क्योंकि 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है, यहाँ हज़ारों की तादाद में कच्ची आबादियाँ हैं, डिफेंस से लेके कच्ची आबादी तक आपको स्लीपर सेल्स मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो ऑपरेशंस होना है वो भी अभी भी वो ऑपरेशन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से ऑपरेशंस होना चाहिए, और ना हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज था, इससे कुछ फासले पर अगर वो चले जाते तो कराची पोर्ट था। तो मेरा ख्याल है ये सिचुएशन जो है बहुत अलार्मिंग है, और इसको उसी तरीके से, और जिस तरह आपने जो सवाल है कि आलमी सतह पर हम किस तरह उठा सकते हैं, जब तक आपकी ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली लिंक्ड ना कर दी जाए, प्रॉपरली आपकी इस तरह की रिपोर्ट ना हो जिसमें आप इंटरनेशनली कन्विंस कर सकें, उस वक्त तक एहतियात करनी चाहिए। हमें अपनी जो इस इन्वेस्टिगेशन है उसको बहुत प्रोफेशनली करना चाहिए ताकि हम अपना स्ट्रांगली केस प्रेजेंट कर सकें। ठीक है मुनीब, हदफ बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाना या इन्वेस्टर्स जिनको हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके दिल में कुछ ख्याल आने कि पाकिस्तान शायद अनसेफ है, लेकिन जिस तरह से हमारी पुलिस फोर्स ख़ास तौर पे सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने कार्रवाई की है, यकीनन तारीफ़ काबिल है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो नहायत ही काबिल मज़म्मत वाक़या है, ये हम सब कहेंगे। जो शहीद हो गए सब इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि देखिए ये तमाम लोग अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए, बेशक पुलिस के अंदर कोई हो, रेंजर्स में हो, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अगर उसके दौरान अगर इनकी शहादत होती है तो दे डाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो बहुत बड़ा मकाम है। और जो रैपिड रिस्पांस फोर्स ने किया है, जो दो जवानों ने जिस तरह किया, सो दे वर एब्सोल्युटली सर्जिकल विद व्हाट दे वर डूइंग। उन्होंने जिस तरह कैरी आउट किया है, और जो बाद में वो नरेट भी कर रहे थे कि किस तरह ग्रेनेड की पिन निकालने लगा तो कहाँ पर फायर किया, कहाँ पर। तो दिस ओनली कम्स विद लाइक वेरी प्रिसाइज ट्रेनिंग। तो वो एक अच्छी बात ये है कि सिंध पुलिस के अंदर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, और जो हर कोई ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देता था कि ये तो पुलिस ही ख़राब है और बड़ा मामला ख़राब है। अच्छी बात है कि रैपिड रिस्पांस फोर्स को जिस तरह से ट्रेन किया गया है, तो ट्रेनिंग की जो एक्चुअल टेस्ट है वो तो ऐसी सिचुएशन में होता है। जहाँ तक रह गई बात कि ये इसको पाकिस्तान ने किस तरह उठाना है, तो आई वुड एग्री विद मदर साहब के अनलेस आप इसको पहले खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते, आप कोई डायरेक्ट लिंक अगर इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि इसके अंदर कोई फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है और किस तरीके से किया गया है। हाँ, ये बात ज़रूर जहन में रखिए कि बलूचिस्तान का मसला एक ऐसा इशू है, एक ऐसा टॉपिक है, और वहाँ पर कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते। उसके अंदर तारीख़ी तौर पर एक पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर रहा है। अगर हम उनको एड्रेस नहीं करते और एड्रेस किए बग़ैर हम किसी कंक्लूजन के ऊपर जंप करना चाहते हैं तो शायद वो भी दुरुस्त नहीं होगा। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह कुलभूषण यादव मौजूद था, ऐसे ही बहुत से और ऑपरेटिव्स होंगे जिन्होंने काम किया होगा, जो अभी भी वहाँ पर सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा कॉशियसली चलना पड़ेगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए हमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि दुनिया शायद तारीख़ी तौर पर जो हमारा मौक़िफ़ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने बड़ा लूज़ किया है ये पूरी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मामलात के अंदर, लेकिन फिर भी हमें दुनिया को कन्विंस करना आसान नहीं होता। हसन साहब से उनका मौक़िफ़ जानते हैं पाकिस्तान को, अनलेस कि हमारा केस इतना मजबूत है, तभी आगे जा सकते। ठीक है जी हसन साहब। देखें, मदर साहब ने, मुनीब साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी रह गया सवाल आपका ये है कि इस मामले को कैसे उठाना चाहिए। तो ये तो हाईली प्रोफेशनल वजारत ख़ारजा का काम है, और वो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, और हिंदुस्तान के मामले में तो उनका माशाल्लाह तजर्बा भी बहुत वसी है, तो मुझसे बेहतर जानते हैं कैसे उठाना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि वो बेहतर तरीके से उठाएंगे। ठीक है महमल, हसन साहब ने वज़ीर ख़ारजा को मेंशन किया, वज़ारत ख़ारजा को मेंशन किया, तो आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था जिससे पहले ये वाक़या पेश आया। वज़ीर ख़ारजा पॉलिटिक्स पर बात कर रहे थे, उन्होंने अपोजिशन को जवाब दिए, लेकिन इस वाक़े की जिक्र नहीं किया उन्होंने। देखिए अलीना, उसकी तो खैर वजह हो सकती है कि शायद अभी फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर जिस तरह बात पहले भी हुई कि तहकीकात हो रही हैं, अभी उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर अगर वो इंडिया के ऊपर
कोई बात करते हैं तो फिर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लिया जाता है या उसको बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है इंडियन मीडिया भी कि ये किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि मे बी इज जस्ट बीइंग वेरी कॉशियस और अभी वो इन्वेस्टिगेशन और उसमें, लेकिन इसके अंदर देखिए 2-3 चीजें इस अटैक के अंदर। वैसे तो मजहर साहब और मुनीब ने भी काफी एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप ये देखिए कि जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे पहले अटैक हुआ था, जिस तरह कह रहे हैं कि शायद ताने बाने उसी से मिलते हैं, अभी जो रिसेंटली इंडिया और चाइना का जो एक अल्टरकेशन हुई है, इसकी वजह से इंडिया को बड़ी डोमेस्टिकली भी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है और बैन अल-अक़वामी उस पे भी उनको बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। तो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के ऊपर उसको काफी सख्त चाइना की तरफ से जवाब मिला है। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर, एक तो पाकिस्तान से तो उनकी दुश्मनी है ही है, एक तो वो तो हमारे जारी वजह पार्टीशन की बैगेज है, बाकी सारा कुछ एक हिस्ट्री है, लेकिन चाइना के साथ भी वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान उसको भी वो हर्ट करना चाहते हैं। जैसे सीपैक हो गया, गवादर हो गया, इस तरह के जो बाकी इवन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर कोई है तो, और कराची बिकॉज वो हमारा एक इकोनॉमिक हब है, उसको हर्ट करना। और ये बातें जो है ये भारत के हॉक्स या उनके आप पुराने फौजियों की भी उठा के देख लेते हैं, मिल जाते हैं जो एक्चुअली इस ओपिनियन को बड़ा बार बार कहते हैं कि इसी तरीके से पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन जो एक बात मुनीब ने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने कहा कि हमारा जो बयानिया है पाकिस्तान का, वो बेसिकली मसला ये है कि इंडिया ने तो यूएन, बैन अल-अक़वामी मीडिया, बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा बयानिया बनाया, खासतौर पर वो कश्मीर से रिलेटेड और दहशतगर्दी से रिलेटेड। पाकिस्तान अभी तक बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ उस तरह का कोई बयानिया बनाने में। हालांकि हमारे पास कुलभूषण जाधव का भी एक केस था, उसके अंदर तो खैर बाकी प्रोसीजरल इश्यूज के अलावा, यानी कि वैसे तो उसमें कोई ना कोई इनके पास एविडेंस तो है। तो हमें भी चाहिए कि यूएन के ऊपर, बाकी फोरम जो इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसके ऊपर शायद हमें अपना एक बयानिया स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और वो नहीं हो सकता जब तक हमारे पास एविडेंस ना हो। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, इसके एविडेंस सामने लाएं, पब्लिक भी करें, और इंटरनेशनल फोरम पे तो आप उठाएं और डिप्लोमेटिकली भी उठाएं अगर इसके जो इसकी इन्वेस्टिगेशन से मिलते हैं। तो इसमें बाकी ये है कि बाकी तो फॉरेन ऑफिस हैज टू बी कॉशियस एंड वेरी केयरफुल इन हाउ दे वर्ड देयर स्टेटमेंट जब भी वो इस पे जारी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बाबर सत्तार साहब कह सकते हैं, लेकिन ये प्रिजम्पशंस के बेसिस के ऊपर बयानिया नहीं बन पाएगा। जिस तरह पहले भी सबने बात की, आप इन्वेस्टिगेट करके जब तक हार्ड फैक्ट्स के साथ नहीं कनेक्ट करें फॉरेन स्पॉन्सरशिप, प्रिजम्पशन तो यही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को प्रॉक्सीज के थ्रू हर्ट करे। उसके बाद फिर ये बलोचिस्तान के साथ एक लिंकेज भी है, कुलभूषण यादव का केस भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब तक देखिए, इंडिया हमेशा ये काम करता रहा है कि जब भी वहां कोई अटैक होता तो सबसे पहले वो ISI का नाम ले देते हैं, पाकिस्तान का नाम ले देते हैं, लेकिन उससे कोई खास नहीं पड़ता जब तक आप एक्चुअल फैक्ट्स नहीं दें। और फिर एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक वो स्टार्ट हो जाती है कॉन्वर्सेशन की, हमें ब्लेम कर देते हैं, हम उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हमें हार्ड फैक्ट्स चाहिए। दूसरी बात जो जेन में रखने की है, जब TTP का इशू चलता था तो उस वक्त भी हमारा जो नीजर्क रिएक्शन था वो यही था कि ये हमारे लोग नहीं है, ये इंडिया के लोग हैं, ये वहां से फाइनेंसिंग आती है, इस वजह से ये चल रहा है। ये काफी साल ये हमारा नैरेटिव चला, और मुझे यकीन है कि इंडिया एन एनिमी ऑफ एन एनिमी इज अ फ्रेंड कहते हैं, तो इंडिया जरूर स्पॉन्सर करता होगा उन एलिमेंट्स को जो अटैक करना चाहते थे, और उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता होगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये बात समझ आई कि हमारे अपने अंदर लोग हैं, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें अपनी ज्योग्राफी के अंदर हल करना पड़ेगा, तो ये मसला हल होगा। तो मुनीब ने भी इसका जिक्र किया, बलोचिस्तान में एक इशू है, भले उसे इंडिया सपोर्ट करता हो, लेकिन उस जो रूट कॉज है इसका, उसे हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए। ये मिसिंग पर्सन की बात होती है, बाकी चीजों की बात होती है, जो फ्यूल करता है इस इमोशन को उन एक्सट्रीमिस्ट के जो पाकिस्तान के लोग हैं और फिर पाकिस्तान के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो जरूर नैरेटिव बिल्ड कीजिए अगर सॉलिड फैक्ट्स हैं, लेकिन उसके रूट कॉजेस को भी एड्रेस कीजिए। रूट कॉज को पहले एड्रेस करें। रीमा, आपको क्या लगता है? मैं सबसे एग्री करती हूँ, मेरे पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं है। यही आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, आपको एक अपना मजबूत केस प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मुनीब कह रहे थे, पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनली, वो एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म उस तरह से नहीं है, एज अ अनफॉर्चुनेटली एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है।
तो इस इमेज को बदलने के लिए आपको हर तरह की कोशिश करनी पड़ेगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन, फैक्ट्स, उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस अपनी इमेज बिल्डिंग पे। और इसके अलावा एक बात मैं एड्रेस करना चाहूँगी, जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान को, भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके चले जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लेके चले जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो है इनके जुरिस्डिक्शन के इश्यूज हैं, तो इसका जो हल है वो इस तरह लीगली मेरा नहीं ख्याल होगा। तो ये ऑप्शंस, इनके अलावा जो दीगर ऑप्शंस हैं वो मेरा ख्याल है बेहतर होंगी। डिप्लोमेटिक चैनल्स और यूएन के जो बाकी इदारे हैं, लीगल चैनल्स में मेरा ख्याल है जुरिस्डिक्शन के इश्यूज होंगे। अच्छा रीमा, थोड़ा सा ये वाजे कर दीजिएगा, जब हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा कि एक मजबूत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवाना चाहिए, तो पहले भी पाकिस्तान एक रिपोर्ट भारत को दे चुका है लेकिन उसके ऊपर कोई आया नहीं एज सच रिस्पॉन्स, तो अब क्या गारंटी है कि पाकिस्तान करेगा तहकीकात और भारत या उसको कोई सीरियसली लेगा? गारंटी तो कोई नहीं है, लेकिन आपका तो यही काम है कि आपको, मुझे नहीं पता उस रिपोर्ट में क्या था, वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसा कौन सा फोरम हो सकता है कि पाकिस्तान वहां पर जाए और अपनी आवाज़ को बावर करवा सके? ऐसा कोई फोरम नहीं है रीना जिसमें, लेकिन बहुत से, मतलब आपको देखिए डिप्लोमेटिकली आपकी जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं बाकी ममालिक के साथ, वो एक ऑप्शन है। इसके अलावा यूएन की जनरल असेंबली है जिसमें बात होती है, तो मतलब और भी इस तरह के इदारे हैं, लेकिन मैं फिर से सिफारती महाज पे अपने आप को बड़ा मुतहर्रिक करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है इस तरह के केस जहाँ पे आपको जजमेंट अपनी फेवर में मिल जाएगी इंडिया के। ठीक है, यानी जनरली अपने आप को सिफारती महाज पे बड़ा मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे। अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिए गए इशाइये की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों और पार्टी के अरकान को इशाइया दिया और उसकी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि वज़ीर आज़म ख़ुद हर टेबल पे गए, उन्होंने अपने पार्टी के अरकान और इत्तेहादियों से बात की, उनके गिले शिकवे सुने, शिकायत सुनी और उनको यकीन दिलाया कि ये बजट पास होने दें, उसके बाद तमाम गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने एक जनरल खिताब में ये भी कहा कि रोज़ खबर मिल रही है कि आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्विटर पर काफ लीग के रहनुमा हैं मुनस इलाही, उनकी जानिब से पहले एक ट्वीट की गई लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। उस ट्वीट का मतलब कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़रूरी है या फिर आवाम से किए गए वादे करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये भी याद दिलाते चलें कि गो के इत्तेहादियों के लिए ये डिनर था लेकिन इसमें BNP और काफ लीग ने शिरकत नहीं की। BNP ने तो ये कहा जब इत्तेहादी नहीं है तो शिरकत क्यों करें, लेकिन काफ लीग ने कहा कि कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं। गो के काफ लीग का भी कल एक सेपरेटली पंजाब में डिनर था जो कि इत्तेहादियों और आज़ाद रहनुमाओं के लिए था। अब अपने एनालिस्ट से हमारा इस पर सवाल कुछ यूँ है कि अपोजिशन और इत्तेहादियों की हुकूमत पर तनकीद के बावजूद क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान कि उनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है दुरुस्त है? वैसे तो हाँ या ना के ऑप्शन हैं लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। हसन निसार साहब। देखिए, जुमला ऐसा है जिसने मुझे दहला दिया है। बेसिकली हमारे खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है, एक अजीब व गरीब जुमला है। मेरे फहम के मुताबिक तो ये नींद उड़ा देने वाला है। अल्लाह माफ़ करे, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस तरह की बात कर लेनी चाहिए। बाकी रह गए मुनस इलाही, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत और बुनियादी बात की है कि अवाम से किए गए वादे पूरे करना मुद्दत पूरी करने से ज़्यादा ज़रूरी बात है। मैं इसमें ये ऐड करता हूँ कि आप मुद्दत ज़रूर पूरी करें। दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है कि आप मुद्दत ज़रूर पूरी करें, लेकिन ये मुद्दत अवाम के लिए इद्दत साबित ना हो। प्लीज़ मेक श्योर कि अवाम के लिए इद्दत ना बन जाए आपकी मुद्दत, बस। ठीक है मुनीब, ये भी जहमगोइयाँ हो रही हैं कि वज़ीर आज़म को बताया गया वहाँ पर मौजूद काफ़ी लोगों की तरफ से कि कुछ 18 या 15 MNAs हैं जिनको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उनकी पॉलिसी से बड़े गिले शिकवे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो वज़ीर आज़म ने फरमाया है ये बात मुझे लगता है वो किसी को सुना रहे हैं। किसी को होता है ना कि सुना आप किसी का, आपका जो एड्रेस ही होता है वो कोई और होता है, सामने आपके कोई और बैठा होता है,
लेकिन आप सुना किसी और को रहे होते हैं। मुझे लगता है वो पता नहीं ये बात किसी को सुना रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरा अंदाज़ा है। लेकिन इसके अंदर जो एक फैक्टर है, अगर हम प्योरली इसको वो एक ह्यूमन एंगल से देखें, और तो इसके अंदर वो जो एक थोड़ा सा वो फैक्टर आता है ना रौनक का या तकब्बुर का, कि जी मेरे अलावा या मेरी हुकूमत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो घिसा पिटा जुमला है कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं इंडिस्पेंसिबल से, तो हुकूमत कहाँ की ठहरी और कोई शख्सियत कहाँ की ठहरी? हम में से कोई है ही नहीं इस कायनात के अंदर आज के दौर में जो डिस्पेंसिबल ना हो। हर कोई फारग हो सकता है। और जब आप ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि आपको एक्चुअली आपका दिल कह रहा होता है कि भाई ऑप्शंस क्रिएट हो सकती हैं। ऑप्शंस जैसे ये इमरान खान साहब की भी तो ऑप्शन ही क्रिएट हुई ना, और मैं बार बार कहता हूँ क्रिएट हुई। अगर बहुत सारे मामलात ना होते तो इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी तादाद सीटों की 70-80 ज़रूर हो सकती थी, लेकिन हुकूमत नहीं बन सकती थी, तो क्रिएट की गई ना, तो दोबारा भी बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है। दूसरी बात जो मोनस इलाही साहब की है, अब जिस तरह हसन निसार साहब ने ठीक फरमाया, उन्होंने बात बड़ी दुरुस्त की है, लेकिन मैंने किसी से बात की अभी कोई 2 घंटे पहले, तो मैंने कहा जी ये चौधरी साहब उस्मान बुज़दार साहब के पास तो कुछ पिछले 2 हफ्ते में 2 दफ़ा गए हैं और इत्तेहादियों को साथ लेके चलेंगे, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, तमाम बातें हुई। तो इमरान खान साहब के इशाइये में क्यों नहीं गए? तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत दिया गया कि जनाब बंदे बंदे पे डिपेंड करता है आप किससे मिल रहे हैं। खान साहब शक्ल नहीं देखना चाहते तो उनके सामने किसी ने जाके क्या करना है, उनसे मिलकर किसी ने क्या करना है? तो बुज़दार साहब अगर इज़्ज़त देंगे तो उनसे लोग मिल लेंगे। अच्छा। अगर इमरान खान साहब किसी को इज्जत ही नहीं देंगे तो उनसे कौन मिलेगा? तो ये जो इस मुलाकात के अंदर या इत्तेहादियों का कुछ ना जाना, लेकिन मुनीब कहा जा रहा है बड़ी एफर्ट किया वजीर आजम ने भी, हर टेबल पे गए हैं, हर किसी से बात की है, उनके गिले शिकवे खुद से सुने। ये आप तभी करते हैं अलीना, ये आप ऐसे ही बैठे बैठे तो इशाइये का ख्याल नहीं आता ना। हम और आप ख़ानदान में भी अगर इशाइया को ऐसे ही कर देते हैं, 2 ख़ानदान वालों को बुला लेते हैं, तो आमतौर पे ये होता है कोई एक घर नाराज़ होता है तो इस चक्कर में बाकी 5-6 घरों की हम कर लेते हैं, दावत कर लेते हैं कि चलो यार वो एक राज़ी हो जाए। तो ये कुछ जो किया गया है ये बग़ैर किसी मकसद के नहीं है, इसमें कोई ना कोई मकसद ज़रूर शामिल होगा। वो मकसद किस हद तक हासिल हुआ है ये है बात, लेकिन ये होता है बेसिकली आप अपने आप को एक रीअश्योर कर रहे होते हैं कि नहीं यार ठीक है, मैं बिल्कुल कायम हूँ, मैं इधर ही हूँ। लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये आपको सब बताएंगे, बाबर साहब भी बताएंगे, मदर साहब भी बताएंगे। रीमा से अभी पूछते हैं, जो आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, वो हम उसको ज़रा कॉन्फिडेंस में लेके जाते हैं। तो रीमा, जैसे मुनीब ने बात की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि उनके सिवा कोई और ऑप्शन है ही नहीं? जबकि अगर देखा जाए कौमी असम्बली में, बल्कि वैसे भी तो अपोजिशन बड़ी मुत्तहिद नज़र आती है, बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं। अलीना, हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, और कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, सबको होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा देता है। तो मेरा पता नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब शायद उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि पहली बार नहीं है। अक्सर उनकी जो तकारीर है, उनकी जो बातें हैं, उससे जो मुनीब ने बात की, तकब्बुर की झलकती है, ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है, एरोगेंस झलकती है। और ख़ास तौर पे अगर आपकी हुकूमत इतनी, मतलब आपके इत्तेहादियों पे आप इतना रिलाय कर रहे हो, आपकी इतनी छोटी मेजॉरिटी है अपनी कोalition के बावजूद, तो शायद आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि अगर, और ये सिर्फ एक डिनर की बात नहीं है, ओवरऑल आपको जो अपने पार्टनर्स हैं कोalition के, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर उनके कोई थे ग्रीवेंसेस, वो एक डिनर से तो मुझे नहीं लगता बेहतर होंगे। लेकिन उनका फिर भी ये क्यों ओवर कॉन्फिडेंस है, ये उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है जो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे चली गई है? हमारे फैक्टर्स और हैं, हमारे जो रीअश्योरेंसेस हैं वो कहीं और से आती हैं, और अगर इमरान खान साहब को हैं वो रीअश्योरेंसेस, तो फिर उनकी ओवर कॉन्फिडेंस समझ में आती है। तो आपका जब सवाल का जवाब है कि हाँ, उनकी बात शायद दुरुस्त है कि उनके अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या उनको ये बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनके जो एलाइज हैं, उनके साथ जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये क्यों इतने ओवर कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, उनका क्या रोल है, क्या वो किसी खाते में ही नहीं आते? और दूसरी बात, सुनने में, जैसे हसन निसार साहब भी कह रहे थे, सुनने में बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ये जो इत्तेहादियों वाला पॉइंट है ना, ब्रेक के बाद आके इस पर डिस्कशन करते हैं। मज़ा साहब, बाबर साहब और महमल का कमेंट लेंगे आफ्टर ब्रेक। हम
बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ दिए गए इशाइये की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोई ताकत उनको तब तक हरा नहीं सकती जब तक वो अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं। अब अपने एनालिस्ट से भी हम यही पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म का ये बयान, लेकिन इत्तेहादियों के शिकवे शिकायत और कहना कि ये जो मुद्दत है सिर्फ ये पूरा करना आपका हदफ है या आप कुछ करना भी चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है? मज़हर अब्बास साहब। देखिए, वो किसी ने कहा था कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अभी हसन साहब ने अवाम की इद्दत की बात की। अवाम तो 72 साल से इद्दत नहीं है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनकी इद्दत ख़त्म करे और वो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। बाकी देखें, ये वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल्कुल दो बातें उन्होंने बड़ी सही की। एक, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने नज़रिए से हटी तो तबाह हो गई। ये बिल्कुल सही बात की, इस पे बिल्कुल आर्गूमेंट हो सकता है और बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो दूसरी बात की कि तहरीक इंसाफ अगर अपने नज़रिए से हट गई तो ख़त्म तबाह हो जाएगी। तहरीक इंसाफ अपने नज़रिए से हट चुकी है। इमरान खान अपनी पूरी पॉलिटिक्स 22 साल की देखें कि वो क्या नज़रिया रखते थे और कौन कौन आज उनके इर्द गिर्द में मौजूद हैं जो उनके नज़रिए के मुखालिफ रहे हैं, वो आपके साथ हैं आज बैठे हुए। ये इमरान खान के मिजाज का हिस्सा नहीं था कि वो हर टेबल पर जाके सबको सलाम करते, हर टेबल पे जाके सबसे मिलते। ये उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है। और ये जो उन्होंने ये बात की ना कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, आज से 43 साल पहले एक शख्स ने कहा था कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है और उसके कुछ अरसे बाद वो कुर्सी जो है वो उनसे छीन ली गई। तो इस तरह की जब आप बातें करते हैं तो उससे लगता यह है कि आप अंडर प्रेशर हैं, आप दबाव में हैं। वरना चौधरी कल अपना डिनर पोस्टपोन कर सकते थे लेकिन नहीं किया और किसी एक रुकन को भी उधर नहीं भेजा। तो ये जो दबाव में रखने वाली बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है। महमल, क्या समझे हम ये वैसे हर हुकूमत में ही देखा जाता है, बजट का जब माहौल होता है और बजट के बाद इस तरह की गहमा गहमी होती है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है या कुछ वाकई में संजीदा होने जा रहा है? ना हाँ नहीं का ऑप्शन तो मैं नहीं लूंगी इसके अंदर, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जिस तरह से बाकी सब ने भी बात की कि इसके अंदर थोड़ी सी शायद एक एरोगेंस नजर आ रही है, मुझे लगता है इसके अंदर एक थोड़ी सी डेस्परेशन भी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, ऑप्शन किसके पास थी? क्या अवाम के पास ऑप्शन नहीं है? जो भी इक़्तिदार में होता है ना, उसे लगता है कि किसी और के अवाम के पास ऑप्शन नहीं, लेकिन अवाम के पास बहुत ऑप्शन है। ये नून लीग ने भी समझा होगा अवाम के पास ऑप्शन नहीं है, ये पीपल्स पार्टी ने भी समझा होगा, अब तहरीक इंसाफ भी अगर समझ रही है ऑप्शन तो अवाम के पास बहुत है। और किसी ने क्या सोचा था कि 10 साल पहले आज, लेकिन महमल ऑप्शन क्या है? वही दो ऑप्शंस हैं जिनको छोड़ के अवाम ने इमरान खान को इलेक्ट किया था। हम तो चाहते हैं कि नए ऑप्शन भी बने ना, हम तो एक जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत चलती रहे, हम ये भी चाहते हैं ये अपना टाइम भी पूरा करें। लेकिन बात ये है कि देखिए, आज से 10 साल पहले किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि शायद इमरान खान साहब एक ऑप्शन है। 2011 के मेरे ख्याल में उनके जलसे के बाद वो एक ऑप्शन के तौर पे सामने भी आए थे। फिर दूसरी चीज है कि जो मुनीब ने बात की और जो मदर साहब ने बात की, ये लगता है कि ये किसी और को सुना, ये उनसे कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन नहीं, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन, उन्होंने ऑप्शन क्रिएट करने हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर 2-3 ऑप्शन जो है, जो ऑडिशन भी दे रहे हैं, जो बातें भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं, पड़े हैं राहों में, और ऑपोजिशन वाले भी पड़े हैं राहों में। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये कोई आप हुस्नी मुबारक या आप कोई डिक्टेटर नहीं है गल्फ कंट्रीज के कि आप समझे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये खान साहब को महम है जो उन्होंने बात की। दूसरी जहां तक बात आ जाती है कि जो इनके एलाइज है, देखिए चौधरी बरादरान के साथ खान साहब की बड़ी तलखी भी हुई थी रिसेंटली, और उनके साथ इन्होंने काफी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर भी जहां तक सुना है, वहाँ बड़ी बदतमीजी की थी कि फोन बंद कर दिया गया था उधर से। और चौधरी जो है, जिस तरह मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ कि वो बड़े वफादार लोग हैं, और उनको अगर आप इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देंगे, अगर आप उनको इज्जत नहीं देंगे तो वो भी आपको इज्जत नहीं देंगे, या आपके साथ किसी मजबूरी के तहत अगर चल भी रहे हो, लेकिन ये है कि वो आपको उस तरीके से दिखाएंगे नहीं कि हम आपके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी डिसीजन जो थी वो बड़ी पॉलिटिकल डिसीजन थी, और वो इसी बेस पे थी कि अगर आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे वज़ीर आज़म साहब, तो फिर हम भी आपके शाइये में आकर क्या करें। जैसा मुनीब ने भी बात की, तो मेरे ख्याल में खान साहब को एक तो वाटर प्रेशर जरूर होंगे, लेकिन इतना इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई डिक्टेटर नहीं है कि आपको लगे आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मेनी ऑप्शन सब जगह। ठीक है बाबर साहब, गिला ये है कि कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। ऑप्शन होना ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कारकर्दगी हो तो फिर आपको ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरी कोई।
देखिए, ना तो कारकर्दगी की बेसिस के ऊपर हुकूमत बनी थी, ना अवाम के कहने से हुकूमतें जाती हैं, ना पॉपुलैरिटी के बेसिस पे यहाँ से हुकूमत जाती है। मुझे तो थोड़ी सी डिफरेंट बात नजर आती है। देखिए, पॉलिटिक्स और क्रिकेट की ट्रेनिंग है, वो काफी चीजों में वो एक ही तरह की बात होती है। हर कप्तान फील्ड में जाते हुए कहता है कि आज हम जीतेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। तो ये उस तरह का नारा लगाया है इमरान खान साहब ने। हमारी सियासत में सारे लोग लगाते हैं, इलेक्शन में जाने से पहले हर पार्टी कहती है कि हम अब जीतेंगे, और हम भी, मीडिया वाले भी, बाकी लोग भी बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं कि जी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कितने कॉन्फिडेंट थे। होता क्यों है? क्योंकि इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री होती है। जो बहुत सारे इत्तेहादी हैं वो बीच में इंटरलोक्यूटर्स उन्हें पैगाम भिजवा रहे होते हैं। ये आप अपने इत्तेहादियों को पैगाम दे रहे होते हैं जो देख रहे होते हैं कि हवाओं का रुख क्या है और उसके बेसिस के ऊपर वो अपने फैसले करते हैं। वजादारी की बात की अभी महमल ने, तो अगर इज्जत बेइज्जती पे बात होती तो फिर ये बजट ना पास हो रहा होता यहाँ पे। फिर इत्तेहादी साथ ना खड़े हुए होते हैं, क्योंकि इत्तेहादी भी अपनी कुछ पोजीशन वाजे नहीं करे। कहते हैं हम बजट में आपका साथ देंगे, दीगर मामलात में देंगे, लेकिन वैसे खुल के आपके साथ नहीं है हम। की पोजीशन बड़ी वाजे है। अच्छा। और वो पोजीशन ये है कि जिन्होंने हमें लाके यहाँ पे बिठाया है, जब तक वो कहेंगे हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। ये ऑल द किंग्स मैन वाली कहानी है, उसके साथ लोग चल रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब की बात से एग्री करता हूँ, उन्हें निकालना इतनी आसान ऑप्शन नहीं है। 2011-12 में तो उनका अपना शो ऑफ पावर थी ना, तकरीबन 13-14 से उन्हें 5 साल में मजबूत किया है, उन्हें खड़ा किया है। एक दिन आप उठा के नहीं फेंक सकते। लोगों के व्यूज चेंज करने में, अपनी लॉयल्टी चेंज करने में टाइम लगता है। We just hope it doesn't come to the point when all the king's men and all the king's horses have to put Humpty Dumpty together again। हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।